नमस्ते दोस्तों, आप सभी का एक और नई वीडियो में स्वागत है। और इस वीडियो में हम लोग बहुत ही बेसिक क्वेश्चन करेंगे बायोलॉजी का, जो कि आपके क्लास 10th के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है काफ़ी इजी लेवल के क्वेश्चन है। लेकिन आप अगर इसे कर लेते हैं तो आप अच्छा खासा स्कोर अपने एग्ज़ाम में कर सकते हैं। और इस वीडियो में हम लोग सारा जितना भी क्वेश्चन करेंगे वो सब हिंदी में करेंगे। तो जो भी हिंदी मीडियम से बिलोंग करते हैं उनके लिए ये बहुत ही अच्छी वीडियो होने वाली है, क्योंकि उनको एक एक लाइन समझ में आने वाला है। सो बिना देरी करे चलिए इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित पर विचार करें कि जो मकड़ियाँ होती हैं, कण खजूरे होते हैं या फिर बिच्छू, ये इनमें से उपयुक्त में से कितने में विषैली प्रजातियाँ हैं, मतलब इन तीनों में से कौन कौन सा विषैली प्रजातियाँ हैं, तो आपको बताना है। तो यहाँ पर देखेंगे कि ऑप्शन दिया हुआ है। ऑप्शन केवल एक, केवल दो, सभी तीन, या फिर मतलब कि सब के सब। तो इसमें अगर देखेंगे कि यहाँ पे दिया हुआ है कि सभी तीन, जो तीनों होते हैं, तीनों के तीनों क्या होते हैं, आपके विषैली प्रजातियों में सम्मिलित होते हैं। तो इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन देखते हैं हम लोग। क्या कह रहा है कि कई मकड़ियाँ प्रजातियाँ विषैली होती हैं, अपने शिकार को वश में करने के लिए विष का उपयोग करती हैं। इस बात को समझिए कि बहुत सारे ऐसे मकड़ियाँ जो होती हैं वो विषैली होती हैं और अपने शिकार को अपने वश में करने के लिए क्या करती हैं, विष का स्रावित करती हैं। उदाहरणों में ब्लैक विडो को और ब्राउन रेक्स्यूल मकड़ियाँ शामिल शामिल हैं, जिनका विष मनुष्य को नुकसान पहुंचाने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली होता है। लगभग सभी मकड़ियाँ में विष होता है, हालांकि अधिकांश मनुष्य के लिए हानिकारक होते हैं। इसलिए विकल्प एक सही है। ठीक है, पहला जो ऑप्शन है वो सही है, उसका रीज़न यहाँ पे दिया हुआ है। नेक्स्ट ऑप्शन आपका जो सेकेंड था उसका रीज़न पढ़ लेते हैं हम लोग। ये कह रहा है कि जो कनखजूरे होते हैं विषैले होते हैं, अपने शिकार में विष इंजेक्ट करने के लिए संशोधित सामने के पैरों को उपयोग करते, जिन्हें फॉर्सीयूल्स कहा जाता है। जबकि सभी कनखजूरा प्रजातियां मनुष्यों के लिए खतरनाक नहीं होता। बड़ी प्रजातियां जैसे विशाल कनखजूरा दर्दनाक काट सकते हैं, इसलिए विकल्प दो भी सही है। नेक्स्ट, आप तो बिच्छू तो जानते ही होंगे कि ये कितना विषैला होते हैं, खास करके हम मानवों के लिए। तो बिच्छू विषैले अर्चिड होते हैं, जो शिकार को पकड़ने और खतरों से बचाव के लिए विष का उपयोग करते हैं। उनका विष उनकी पूंछ के अंत के एक डंक के माध्यम से दिया जाता है। कुछ बिच्छू प्रजातियां में विष होता है जो मनुष्य के लिए खतरनाक होता है, इसलिए विकल्प 3 भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकेंड आपकी स्क्रीन पे है, तो इसे साथ के साथ में पढ़िए। क्वेश्चन कह रहा है कि जो आपका कौन सा ऐसा विटामिन है जो शरीर को कैल्शियम को अवशोषित करने में मदद करता है। तो ऑप्शन दिया हुआ है विटामिन बी, विटामिन ए एंड विटामिन सी, और लास्ट ऑप्शन दिया हुआ है आपका विटामिन विटामिन डी। ठीक है, तो बताना है कि कौन सा ऐसा विटामिन है जो कि कैल्शियम को अवशोषित करने में हमारे शरीर को मदद करता है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका विटामिन डी है। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। क्या कह रहा है कि आपका जो विटामिन डी शरीर के कैल्शियम को अवशोषण के लिए आवश्यक है, जो हड्डियां के स्वास्थ्य और मजबूती को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण होता है। यह शरीर में कैल्शियम और फॉस्फेट की मात्रा को नियंत्रित करने में मदद करता है। बच्चों में रिकेट्स और वयस्कों में ऑस्ट्रोमलेशिया जैसी हड्डी की बीमारियों को रोकता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे और एक बार फिर से इसे पढ़ लेंगे। ठीक है, मैं फिर से रिपीट करता हूँ। यह शरीर में कैल्शियम और फॉस्फेट की मात्रा को क्या करता है, नियंत्रित करता है। ध्यान रखिएगा, उसको बैलेंस करके रखता है। और बच्चों में रिकेट्स नाम की बीमारी और जो एडल्ट्स होते हैं उसमें ऑस्ट्रोमलेशिया जैसे हड्डियों की बीमारी को रोकता है। ठीक है, ये आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट अगला पॉइंट कह रहा है आपका विटामिन डी सूर्य के प्रकाश के संपर्क में आने से फैटी मछली जैसे खाद्य स्रोत से और फॉस्फोफाइड डेयरी उत्पादन के साथ साथ सप्लीमेंट से प्राप्त किया जा सकता है। विटामिन डी की कमी से हड्डियां कमज़ोर हो सकती हैं, जिसके फ्रैक्चर और ऑस्टोप्रोसिस का खतरा बढ़ जाता है। ऑस्टोप्रोसिस क्या होता है, ये जो हड्डी है उसमें कहीं कहीं हॉल हो जाता है। ठीक है, इसी को ऑस्टोप्रोसिस कहते हैं। ठीक है,
और इसमें देखिए कि एडिशनल इन्फॉर्मेशन कुछ दिया हुआ है, मतलब इसको भी पढ़ ही लेते हैं जितना हो पाएगा, ठीक है। लेकिन अगर ये वीडियो काफ़ी लंबा होता है तो इस वीडियो को अच्छा से आप लोग वॉच कर लीजिएगा। यहाँ पे कह रहा है कैल्शियम जो होता है, कैल्शियम एक खनिज है जो विभिन्न शारीरिक कार्यों के लिए आवश्यक होता है, जिसमें हड्डियों का निर्माण, मांसपेशियों का संकुचन और रक्त का थक्का बनना शामिल होता है। यह मुख्य रूप से हड्डी और दांत में संग्रहित होता है, संरचनात्मक समर्थन और मजबूती प्रदान करता है। कैल्शियम डेयरी उत्पादक, हरी पत्तेदार सब्जियां, नट्स और फोर्टिफाइड खाद्य पदार्थ आहार स्रोत से प्राप्त किया जा सकता है। हड्डियों के स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए ऑस्टियोपोरोसिस को रोकने के लिए जीवन भर पर्याप्त कैल्शियम का सेवन महत्वपूर्ण है, खासकर विकास और उम्र बढ़ने की अवधि के दौरान। ठीक है, इसको देख लीजिए। यहाँ पे अब ऑस्टियोपोरोसिस होता क्या है, जैसे कि हमने आपको बताया कि ऑस्टियोपोरोसिस एक बहुत ही ज़्यादा खतरनाक बीमारी है जो कि आपके कैल्शियम की कमी से होता है। तो ऑस्टियोपोरोसिस एक चिकित्सीय स्थिति है जो कमज़ोर और भंगुर हड्डियों की विशेषता जिसमें फ्रैक्चर का खतरा बढ़ जाता है। यह अक्सर कैल्शियम और विटामिन डी की कमी, हार्मोनल परिवर्तन और एक गतिहीन जीवन शैली के कारण होता है। आई रिपीट, यह अक्सर कैल्शियम और विटामिन डी की कमी से होता है, हार्मोनल परिवर्तन और एक गतिहीन जीवन शैली के कारण होता है। बेसिकली ये जो होता है बीमारी ज़्यादातर आपके प्रेग्नेंट महिला में देखा जाता है। प्रेग्नेंट महिला जो भी मतलब ज़्यादा टाइम से प्रेग्नेंट, मतलब मान लो बार बार प्रेग्नेंट हुई, या फिर बढ़ती उम्र के साथ अगर अबव 45 ईयर अगर आप देखोगे तो एज जो एज होता है ना, इसमें बहुत ज़्यादा मतलब देखा जाता है, क्योंकि मतलब ये जो होता है आपका मेल के कंपेरिजन में फीमेल में ज़्यादा होता है। ठीक है, और चलिए आगे देखते हैं। सूर्य के प्रकाश के संपर्क में आने से क्या होता है कि विटामिन डी मिलता है। बहुत ही बेसिक चीज़ है और बहुत बेसिक तरीक़ा से मैं आपको इस वीडियो में पढ़ा रहा हूँ, तो आप लोग इस वीडियो को अच्छे से देखेंगे। ठीक है, सूर्य के प्रकाश के संपर्क में आना। सूर्य के प्रकाश के संपर्क में आना विटामिन डी का एक प्राकृतिक स्रोत है, क्योंकि त्वचा पराबैंगनी बी यूवी रेस किरणों के संपर्क में आने से इसे संश्लेषित करती है। मध्यम सूर्य के प्रकाश के संपर्क में आने से खासकर कुछ मौसम में सीमित धूप वाले क्षेत्र में पर्याप्त विटामिन डी के स्तर को बनाए रखने में मदद मिल सकती है। हालांकि सूर्य के प्रकाश के अत्यधिक संपर्क में आने से त्वचा कैंसर का खतरा बढ़ जाता है, यानी कि जो स्किन कैंसर होता है उसका जो चांसेस होता है वो बढ़ जाता है। ठीक है, इसलिए स्किन स्क्रीनिंग और कपड़ों जैसे सुरक्षात्मक उपयोग के साथ सूर्य के संपर्क में संतुलित करना महत्वपूर्ण है। जैसे कि आप समर डेज में देखोगे तो क्या होता है कि उसमें उस टाइम में यूवी रेज जो होता है बहुत ही ज़्यादा टॉप पे होता है। ठीक है, तो उस टाइम में कपड़ा कम से कम अपने स्किन पे रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर डायरेक्ट कांटेक्ट में हमारा स्किन आएगा तो मतलब स्किन कैंसर का खतरा ज़्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखेंगे। ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। कह रहा है कि मत्स्य पालन शब्द किससे संबंधित है? मधुमक्खी पालन से, रेशम पालन से, या मछली पालन, या फिर पक्षी पालन से? तो बहुत इजी क्वेश्चन है मछली पालन। इसको हम लोग ज़्यादा डिटेल में नहीं करेंगे, क्योंकि इस पढ़ लेते फटाक से। मत्स्य पालन नियंत्रित वातावरण में मछली की खेती है, जिसे अक्सर मछली पालन कहा जाता है। इसे आमतौर पर भोजन के लिए टैंकों या बाड़ों में व्यावसायिक रूप से मछली पालन शामिल है। यह अभ्यास जलीय कृषि की एक शाखा है जो जलीय जीवों से जैसे मछली, क्रस्टेशियन, मोलस्क और जलीय पौधे की खेती है। मत्स्य पालन प्राकृतिक मछली आबादी को कम किए बिना मछली और समुद्री भोजन की बढ़ती मांग को पूरा करने में महत्वपूर्ण तरीका है। ठीक है, देखिए हाँ, ये चीज़ आपका इम्पोर्टेंट है। जो मधुमक्खी पालन होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? मधुमक्खी पालन को एपीकल्चर बोलते हैं। मधुमक्खी पालन एक एपीकल्चर मनुष्य द्वारा आमतौर पर छतों के मधुमक्खी कॉलोनियों को रख रखाव होता है। फिर रेशम पालन को क्या बोलते हैं? सेरीकल्चर बोलते हैं। नेक्स्ट पक्षी पालन को हम लोग क्या बोलते हैं? जो ज़्यादा पक्षी पालन करता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? एकीकल्चर बोलते हैं, एवीकल्चर। ठीक है, एवीकल्चर हो गया, एवीकल्चर, सेरीकल्चर एंड एपीकल्चर। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा, एपीकल्चर। नेक्स्ट कह रहा है कि मिनामाता एपिसोड से जुड़ी विषैली धातु
कौन सी होती है? सीसा, ऑक्सेनिक, पारा या फिर कैडमियम। तो ये क्या होता है? पारा होता है। पारा क्या होता है कि निमामाता रोग जो होता है एक न्यूरोलॉजिकल सिंड्रोम है जो गंभीर पारा विशेषता के कारण होता है। यह रोग पहली बार 1956 में जापान के मिनामाता शहर में खोजा गया था, इसलिए इसका नाम भी क्या है? मिनामाता डिजीज़ है। ठीक है, तो ये 1956 में जापान के शहर में खोजा गया था। आई रिपीट, ये 1956 में जापान के मिनामाता शहर में खोजा गया था। यह चिप्सो कंप्रेस के रासायनिक कारखानों, औद्योगिक अपशिष्ट जल में मेथिल मरकरी के रिलीज कारण हुआ था। यह विषैली यौगिक खाड़ी में शंख और मछली में जैव संचयित हो गया था, जिससे स्थानीय आबादी द्वारा खाए जाने पर पारा विषाक्तता हुई थी। ठीक है, मिनामाता रोग। तो मिनामाता रोग न्यूरोलॉजिकल सिंड्रोम है जो गंभीर पारा विशेषता के कारण होती है। ये सब पढ़ लिए हम लोग। जैव संचय। अब बोल रहा है कि जो वासा होता है फैट के पाचन के लिए कौन सा जिम्मेदार होता है। ठीक है, तो एंजाइम तो यहाँ पे दिया हुआ है प्रोटीनेज, एमाइलेज, लाइपेज या फिर लार। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर थर्ड, दैट इज लाइपेज। लाइपेज एक तरह का क्या है? एंजाइम है। लाइपेज बहुत बार सुने होंगे आप लोग। तो लाइपेज एक एंजाइम है जो क्या करता है? एक एंजाइम जो वसा लिपिड हाइड्रोक्लोरिक की उत्प्रेरित करता है, उसे डाइजेस्ट करता है। लाइपेज अग्नाशय, मुंह और पेट में बनाया जाता है, यानी कि अग्नाशय जो होता है माउथ होता है और जो आपका स्टमक होता है उसमें बनता है। यह लिपिड और ट्राई ग्लिसराइड, वसा तेल या पाचन, परिवहन और प्रसंस्करण के लिए आवश्यक होता है। मानव पाचन तंत्र में अग्नाशयी लाइपेज प्राथमिक एंजाइम है जो आहार वसा को छोटे अणुओं में तोड़ता है, जिसे वसा अम्ल और ग्लिसरॉल कहा जाता है। ग्लिसरॉल। ठीक है, आई रिपीट कि जो आपका होता है पाचन तंत्र में अग्नाशयी लाइपेज प्राथमिक एंजाइम है जो क्या करता है? लिपिड को छोटे छोटे पार्ट में तोड़ता है, जिन्हें वसा अम्ल या फिर ग्लिसरॉल कहा जाता है। नेक्स्ट प्रोटीनेज एंजाइम हो गया। प्रोटीनेज एंजाइम क्या होता है? इस प्रोटीनेज एंजाइम के रूप में जाना जाता है। यह एंजाइम एक प्रोटीओलिसिस करता है जो प्रोटीन को छोटे पॉलीपेप्टाइड या फिर एमिनो एसिड में तोड़ता है। एमिनो एसिड क्या है कि मतलब ये एमिनो एसिड हो गया। एमिनो एसिड जोड़ जुड़ के क्या करता है? प्रोटीन का निर्माण करता है। तो क्या करता है? प्रोटीन को छोटे छोटे एमिनो एसिड में तोड़ने में मदद करता है। एमाइलेज क्या होता है? तो एमाइलेज के बारे में देख लेते हैं क्या कह रहा है कि एमाइलेज एक एंजाइम है जो स्टार्च के हाइड्रोक्लोरिक को उत्प्रेरित करता है। यह लार ग्रंथि और अग्नाशय में बनता है। ठीक है, और लार एमाइलेज मुंह में स्टार्च के पाचन को शुरू करता है और अग्नाशयी एमाइलेज छोटी आंत में मतलब कि प्रक्रिया को जारी रखता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। ठीक है, ये आपका लार के बारे में बताया है कि लार मुंह में एक पानीदार स्राव होता है जो आपका सलाइवा होता है। ये क्या करता है? पानीदार होता है और इसे माइलेज लाइसोजाइम एंजाइम के कार्बोहाइड्रेट्स के पाचन को शुरू लार चबाने और निगलने और बोलने में भी मदद करता है। ठीक है, इसका मतलब कि एडिशनल फंक्शन हो गया। राइबोसोम निम्नलिखित में से किसके लिए कार्यस्थल है? जो राइबोसोम होता है निम्नलिखित में से किसके लिए कार्यस्थल है? प्रोटीन संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण, वसा संश्लेषण या फिर श्वसन के लिए। तो राइबोसोम यहाँ पे प्रोटीन संश्लेषण के लिए क्या करता है? मतलब कि अपना का इम्पोर्टेंस शो करता है। जो राइबोसोमल प्रोटीन होता है राइबोसोम्स। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। यहाँ पे क्या कह रहा है कि प्रोटीन संश्लेषण में जो आपका होता है ये राइबोसोम को कोशीय द्रव्य में उपस्थित झिल्लीदार दानेदार संरचनाएं हैं। वे पहली बार एक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के तहत वर्ष 1953 में जॉर्ज प्लाडे द्वारा संघनकारों के रूप में देखे गए थे। राइबोसोम प्रोटीन संश्लेषण के लिए कार्यस्थल है। इसके लिए कोशिका का प्रोटीन कारखाना भी कहा जाता है। राइबोसोम के दो प्रकार होते हैं। पहला क्या चीज़? यूकैरियोटिक राइबोसोम जो कि एटीएस होता है। एटीएस जो आपका यूकैरियोटिक में पाया जाता है। यूकैरियोटिक में जो क्या होता है आपका एटीएस होता है। एंड प्रोकैरियोटिक राइबोसोम क्या होता है? 20 एस होता है।
एक यूकेरियोटिक कोशिका के कोशिका द्रव में होता है, कोशिका के कोशिका द्रव में, और कोशिका द्रव में होता है, और साथ ही पैक्रोरियोटिक कोशिका की कोशिका झिल्ली से जुड़ा होता है, जो 70S राइबोसोम होता है। राइबोसोम के उपयुक्त क्या होते हैं आपका 80S राइबोसोम, 60S और 40S उपयुक्त से बने होते हैं, और 70S 50S और 30S से बना होता है। नेक्स्ट यहाँ पे दिया हुआ है इंपॉर्टेंट पॉइंट, राइबोसोम की संरचना के संगठन। ये राइबो न्यूक्लिक अम्ल आरएनए और प्रोटीन से बनते हैं। जो राइबोसोम होते हैं आपके आरएनए से बनते हैं। 70S 60% आरएनए होता है एंड 40% क्या होता है आपका प्रोटीन होता है। ये इंपॉर्टेंट आपका टेबल है, इसको ध्यान में रखिएगा कि जो 70S होता है आपका, उसमें क्या होता है कि 60% आरएनए होता है, राइबोसोमल आरएनए, एंड 40% क्या होता है प्रोटीन होता है। और 80S में 40% राइबोसोमल आरएनए होता है एंड 60% क्या होता है आपका प्रोटीन होता है, यानी कि टोटल 100% एंड 100% में। ठीक है, ये आपका डाटा है, इसको ध्यान में रखेंगे आप लोग। यहाँ पे दिया हुआ है एमिनो एसिड चेन, जो कि आपका क्या होता है कि एमिनो एसिड चेन मिल करके क्या बनाता है, एक प्रोटीन का निर्माण करता है। लार्ज सब यूनिट है ये, और स्मॉल सब यूनिट ये, देखिएगा ऐसे, ये राइबोसोम हो गया। टीआरएनए ट्रांसफर आरएनए, और नीचे क्या होता है लगा हुआ है एमआरएनए होता है, दैट इज मैसेंजर आरएनए, और ये क्या होता है कोडॉन होता है। ये देख लेंगे आप। प्रकाश संश्लेषण यानी कि फोटोसिंथेसिस, यह वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा हरे पादप और कुछ अन्य जीव सूर्य के प्रकाश का उपयोग कार्बन डाइऑक्साइड और जल से पोषक तत्वों को संश्लेषित करने के लिए करते हैं। इस प्रक्रिया में क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड, जल, सूर्य के प्रकाश का उपयोग करते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। कोशिका द्रव में वसा अम्ल का संश्लेषण होता है। ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं था, लेकिन आप लोग हमेशा पढ़ते रहते हैं, तो इसलिए मैं इसको स्किप कर दिया हूँ। यहाँ पे दिया हुआ है कि निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है, विच स्टेटमेंट इज ट्रू। तो पादप सूर्य के प्रकाश से प्राप्त ऊर्जा को कार्बोहाइड्रेट के रूप में संग्रहित भोजन में परिवर्तित करता है। पादप में पर्णहरित होता है। पादप कोशिकाओं में कोशिका भित्ति नहीं होती है। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2, दैट इज की 1 और 2 सही है। यहाँ देखिए क्या कह रहा है कि पादप सूर्य के प्रकाश से प्राप्त ऊर्जा को कार्बोहाइड्रेट के रूप में संग्रहित भोजन में परिवर्तित करता है, ये सही है। और पादप में पर्णहरित होता है। ठीक है, ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण पत्तियों की एक हरा वर्णक क्लोरोफिल कहा जाता है। ये देख लेते हैं फटाक से क्या कह रहा है। पत्तियों में एक हरा वर्णक पाया जाता है, यानी कि जिसे क्या बोला जाता है क्लोरोफिल कहा जाता है। इस पत्तियों की सूर्य प्रकाश की ऊर्जा को पकड़ने में मदद करती है। ये क्या करता है कि जो हरे पत्तियां होती हैं वो सूर्य के प्रकाश को ऑब्जॉर्व करने में क्या करता है, मदद करता है। इस ऊर्जा का उपयोग कार्बन डाइऑक्साइड और पानी से भोजन को संश्लेषित या तैयार करने के लिए किया जाता है। क्योंकि भोजन संश्लेषण सूर्य के प्रकाश उपस्थित में होता है, इसलिए इसे प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है। जितना भी प्रोसेस होता है इन द प्रेजेंस ऑफ क्या होता है आपका सनलाइट, सो इसे क्या बोलते हैं आपका फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। फोटो मतलब कि क्या हो गया, फोटो मीन्स लाइट, और सिंथेसिस मीन्स बनना, यानी कि टू प्रिपेयर। तो फोटो मीन्स लाइट, वही सनलाइट हो गया, तो इसे फोटोसिंथेसिस नाम दिया गया है। ये स्पष्टीकरण सही छोड़ देते हैं इसको। अब आहार नली में अंगों द्वारा स्रावित कौन सा रस वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अग्नेशीय रस, लार या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, संश्लेषण पित्त रस, अग्नाशीय रस, या फिर लार हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका थर्ड जैसे ये। चलिए और आगे क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग फटाक से कि कौन सा जीव त्वचा से सांस लेता है। तो बहुत ईजी के आंसर है इसका केचुआ। केचुआ जो होता है आपका मतलब आपका स्किन से सांस लेता है। ठीक है, केचुआ में एनिलिडा जाति में पाया जाता है। ये क्या होता है, एनिलिड में पाया जाता है जाने वाला ट्यूब आकार का एक कीड़ा है, ऐसे ट्यूब आकार का। ठीक है, ट्यूब आकार का। ये क्या करता है स्किन से मतलब कि रिस्पायरेशन करता है, सॉरी। ठीक है, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस जलीय जंतु में गलफड़े नहीं होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका वेल में, मतलब कि गलफड़ा नहीं पाया जाता है। ठीक है,
गलफड़ा एक श्वसन अंग है जो अधिकांश जलीय जीव में पाया जाता है। बहुत सारे मोस्ट ऑफ द एक्वेटिक एनिमल में पाया जाता है। गलफड़े जल से घुलित ऑक्सीजन को निकाल सकते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित कर सकते हैं। ऑक्टोपस, स्क्विड, क्लाउनफिश, टैडपोल, झींगा आदि में गलफड़े पाए जा सकते हैं। व्हेल में श्वसन अंग फेफड़े होते हैं। ठीक है, इसमें यहाँ पे देख लीजिए कि कुछ कुछ इंपॉर्टेंट टेबल दिया हुआ है, तो इसको कर लेते हैं। क्या कह रहा है, केचुआ में त्वचा से सांस लेता है। व्हेल में फेफड़े से, मकड़ी में फुसफुस से, कॉकरोच में श्वसन नली, या फिर टैडपोल मछली या झींगा में गलफड़े से। मेढक त्वचा, फेफड़े या मुंह, या फिर आपका घास से, उपचर्य स्तनधारी और पक्षी क्या करते हैं, फेफड़े से सांस लेते हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रोकैरियोटिक कोशिका में समानता दिखाता है? केवल माइटोकॉन्ड्रिया, केवल क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया क्या करते हैं, दोनों मतलब कि आपके प्रोकैरियोटिक में समानता दिखाते हैं। ये व्याख्या दिया हुआ है 20 प्रोकैरियोटिक एंजाइम माइटोकॉन्ड्रिया। हाँ, ये वाला इम्पोर्टेंट है, इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। ठीक है, कह रहा है कि इनमें से क्या रक्त संकलन में सहायक होता है? जो मतलब कि ब्लड का थक्का बनता है वो कौन सा, मतलब कि किस विटामिन की वजह से होता है? तो विटामिन के की वजह से। बहुत बेसिक क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, एक पौधे की कोशिका भित्ति किससे निर्मित होती है? जो आपका सेल वाल होता है वो किससे निर्मित होता है? सेलुलोज से, कार्बोहाइड्रेट से, लिपिड से, या फिर लाइपोप्रोटीन से? बहुत ईजी आंसर है, सेलुलोज से होता है। पौधे की कोशिका भित्ति मुख्य रूप से सेलुलोज से बनी होती है। ठीक है, सेलुलोज पृथ्वी पर सबसे प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला स्थल अणु है। जो सेलुलोज तंतु फाइबर सैकड़ों ग्लूकोज अणुओं के लंबे रैखिक बहुलक होते हैं। ठीक है, पॉलीमर होते हैं। एडिशनल इन्फॉर्मेशन में कुछ दिया हुआ है, इसको आप लोग पढ़ लेंगे। और कौन सा झिल्ली बंद कोशिका जिसमें एक झिल्ली बंद एक छोटी थैली जैसी संरचना होती है, कोशिका के पाचन तंत्र के रूप में कार्य करता है। जो कोशिका के बाहर के लिए एक संगठन को कोशिका की प्रचलित घटकों को अपघटित करने में करके और पचाने की अनुमति देता है। लाइसोसोम, पैराक्सिसोम, ग्लाइकोक्सिसोम, या फिर पॉलीसोम? तो आंसर है इसका लाइसोसोम। ठीक है, ये प्रोटोजोआ। ठीक है, मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में। और भी इसी तरह का अगर हिंदी मीडियम से रिलेटेड बायोलॉजी का अगर क्वेश्चन मेरे पास आता है तो मैं ज़रूर इस चैनल पे कराऊंगा। अगर आप हिंदी मीडियम से भी हैं तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप इस चैनल से रेगुलर कनेक्टेड रह सकते हैं। आप इतना मान के चल सकते हो कि बायोलॉजी के जितने भी क्वेश्चंस होते हैं, जो भी बेसिक से आपके मॉडरेट या फिर हाई लेवल के जितने भी क्वेश्चन हैं, सभी क्वेश्चन इस चैनल पे आपको देखने को मिल जाएंगे। और टॉपिक वाइज वीडियो, और क्लास 12th का बेसिकली मैं इस चैनल पे पूरा मतलब सीरीज चला रहा हूँ हर एक चैप्टर का। मतलब पहले उस पर हम क्या करते हैं कि जो आपका थ्योरी का सेक्शन होता है वो करते हैं, फिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करते हैं, फिर सब्जेक्टिव क्वेश्चन करते हैं, जो कि आपके झारखंड बोर्ड क्लास 12th के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है, जो भी 2025 का एग्ज़ाम देने वाले हैं। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक आप लोग मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।